हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसका ख़त्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। तो लास्ट हमने देखा था कि आज़ादी से पहले 1900 के आसपास जब वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने में लगी थी, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगी थी, उस टाइम पे इंडिया अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रीजन बीइंग कि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, तो इंडिया अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्रिटेन अपने एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर रहा था, इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहा था। तो उस टाइम पे अब इंडिया कुछ सोच ही नहीं पा रहा था अपने लिए। तो आजादी के बाद की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद 1956 के आसपास जो हमारा इंडिया था, इंडिया ने इंडस्ट्री को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स ऑप्ट किया था इकोनॉमी के लिए। लेकिन उस टाइम पे इंडिया के पास एक चॉइस थी कि वो एग्रीकल्चर को भी एज अ प्राइम मूविंग फोर्स ऑप्ट कर सकता था और एग्रीकल्चर के लिए इंडिया के पास बेटर प्रोस्पेक्ट्स भी थे डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। अब आज की डेट में भी जो एक्सपर्ट्स है ना, इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि जो उस टाइम पे इंडिया ने इंडस्ट्री को ऑप्ट क्यों किया, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं किया, जबकि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया के पास सब कुछ था, इंडस्ट्री के लिए इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इंडिया ने इंडस्ट्री को ऑप्ट क्यों किया। अब कोई भी कंट्री है, अगर उसने डेवलपमेंट करनी होती है तो डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट होती है उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, उस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करके किसी कंट्री की डेवलपमेंट की जाती है। तो इसके अलावा प्रायोरिटी सेट की जाती है, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम सेट किया जाता है कि हम इतने टाइम पीरियड में अपना ये वाला सेक्टर डेवलप करेंगे। और इंडिया ने उस टाइम पे ऑप्ट करा था इंडस्ट्री को, कि हम इंडस्ट्री को पहले डेवलप करेंगे और फिर हम एग्रीकल्चर पे आएंगे। अब ये चीजें सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करती, ये चीजें डिपेंड करती है कि आप किस चीज को प्राइम मूविंग फोर्स ऑप्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री को ले रहे हो या फिर एग्रीकल्चर को ले रहे हो। रिसोर्सेज में तो नेचुरल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज आ जाते हैं। इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। और इसके अलावा अब इंडिया की गलती कहां पे हो रही है कि इंडिया एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स ऑप्ट कर रहा है। इस बात पे अभी भी एक्सपर्ट्स डिबेट कर रहे हैं। ये बात एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, बुक में लिखी हुई है ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम पे अब ये बात चल रही है कि हमने एग्रीकल्चर को क्यों नहीं ऑप्ट करा। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी थे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी थे, जबकि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, फिर भी हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री को ऑप्ट करा। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना हमारे, ये इंडिपेंडेंस से पहले ही ये बात डिसाइड कर चुके थे कि हम इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स लेंगे। मिड 1930s के आसपास ये बात चली थी, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग की जब बात चली थी, तो उस टाइम पे ही हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स लेंगे। उसके बाद 1938 में फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद फिर आगे जो प्लानिंग का काम हुआ था। लेकिन 1938 से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनने से पहले ही हमारे पॉलिटिकल लीडर ये डिसाइड कर चुके थे कि हम इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स लेंगे। बट ये वाला उनका जो डिसीजन था ना, ये बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन था। रीजन भी कि जब हम इंडस्ट्री को सेटअप करना होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उस टाइम पे बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। पावर सेक्टर नहीं था इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो वो भी नहीं था, प्रॉपर सड़कें तक नहीं बनी थी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो कहां से बन जाएगा। कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम पे, ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी ना, तो वो तो हमारे पास था ही नहीं, पावर सेक्टर ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? तो ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। सेकेंड आता है नेग्लिजिबल प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात कर लो, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लो, कोल इंडस्ट्री की बात कर लो, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, इन सब के लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था उस टाइम पे। थर्ड बात आती है कैपिटल की।
इन्वेस्टिबल कैपिटल। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और हमारे पास पैसा नहीं था, ना तो हमारी सरकार के पास पैसा था और ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था। फोर्थ बात आती है टेक्नोलॉजी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इंडिया के पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, ना ही कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज थी। लिटरेसी रेट ही आपने देखा 17% के आसपास था उस टाइम पे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उस टाइम पे। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कहाँ से ही आनी है। फिफ्थ बात होती है स्किल्ड मैन पावर की। इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है स्किल्ड मैन पावर, तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं थी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेबर थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होती है। स्किल्ड मैन पावर हमारे पास उस टाइम पे नहीं थी। सिक्स्थ आती है बात एंटरप्रेन्योरशिप की, लीडरशिप की। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आ जाएगी। सेवंथ बात होती है मार्केट की। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो इंडस्ट्री में जो चीजें बना रहे हो उसको बेचने के लिए प्रॉपर मार्केट चाहिए, लेकिन हमारे पास मार्केट नहीं थी। हमारे पास मार्केट कहाँ से आनी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। लोगों के पास पैसा होगा तभी तो मार्केट बनेगी ना, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो मार्केट कहाँ से आनी है। इसके अलावा सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जो सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे हमारे इंडिया की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज होने में। ठीक है, तो सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो अब इंडिया के पास चॉइस थी कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स अडॉप्ट करे। एग्रीकल्चर सेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए जिसपे कल्टीवेशन हो सके, ये सब चीजें हमारे पास थी। नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल थे, फर्टाइल लैंड थी, पूरी की पूरी गंगा बेल्ट की बात कर लो, बहुत फर्टाइल लैंड है जहाँ पे जितनी मर्जी एग्रीकल्चर कर लो, जितनी मर्जी क्रॉप्स ग्रो कर लो। तो हमारे पास फर्टाइल लैंड भी थी कल्टीवेशन के लिए और नेचुरल रिसोर्सेस भी थे। सेकेंड, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होती है। ह्यूमन कैपिटल में भी हमें लेबर चाहिए, उसमें कोई हाई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। तो ह्यूमन जो लेबर है वो हमारे पास थी, सरप्लस में ही थी जो लेबर थी, तो ह्यूमन कैपिटल भी हमारे पास थी और हमारे पास फर्टाइल लैंड थी, नेचुरल रिसोर्सेस थे, जो चीजें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो सारी की सारी हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल थी। अब करना क्या था, अगर हम एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स लेते तो हमें सिर्फ जो लैंड ऑनरशिप है, इरिगेशन है या एग्रीकल्चर के लिए जो भी इनपुट्स आते हैं, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना था, इन सब चीजों को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके उनकी डेवलपमेंट करनी थी। अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता तो हमारे पास फूड हो गया, शेल्टर हो गया, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी, ये सब लोगों को मिल जाती, जिसके चलते हुए अब चाहिए क्या होता है, जनरल पब्लिक का वेलफेयर ना, तो वो भी जो मकसद था वो भी पूरा हो जाता। तो एक बार लोगों के पास खाने पीने के लिए घर आ जाता, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल जाती, ये सब चीजें मिल जाती, तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती, तो उससे इंडस्ट्री के एक्सपैंड होने के चांसेस भी बढ़ जाते। अगर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास सरप्लस इनकम आएगी, तभी तो मार्केट डेवलप होगी ना। तो मार्केट डेवलप होगी तभी इंडस्ट्री एक्सपैंड करने का फायदा है, अदरवाइज इंडस्ट्री एक्सपैंड करने का भी क्या ही फायदा है। तो इससे लोगों के पास सरप्लस इनकम आती तो मार्केट डेवलप होती, तो हम इंडस्ट्री को भी आगे डेवलप कर सकते थे। अब अगर हम बात करें चाइना की, 1949 के टाइम पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने क्या किया था, 1949 में चाइना ने अडॉप्ट किया था एग्रीकल्चर एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स। 1949 में चाइना ने एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स अडॉप्ट करा था। उसके बाद चाइना के पास एग्रीकल्चर में काफी सरप्लस आ गया, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया, और वो वाला जो सरप्लस आ रहा था एग्रीकल्चर से, वो ये इन्वेस्ट कर रहे थे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के लिए जो चीजें चाहिए होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, स्किल्ड लेबर हो गई, इन सब चीजों पे वो फिर पैसा खर्च कर रहे थे जो कि एग्रीकल्चर से आ रहा था, जो चीजें इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती है। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने इंडस्ट्री को थोड़ा डेवलप करा और 1970s तक आते आते उन्होंने इंडस्ट्री एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स चाइना ने अडॉप्ट कर लिया। और चाइना की ये वाली पॉलिसी थी ना, ये सब लोगों को बड़ी पसंद आ रही थी उस टाइम पे। वर्ल्ड की जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज थी या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज थी, उनको भी चाइना का ये वाला मॉडल बड़ा अच्छा लग रहा था, वो काफी इंप्रेस हो रहे थे चाइना के इस मॉडल से। तो
फिर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्या उन्होंने ये सब चीजें एनालाइज नहीं करी? क्या उन्होंने ये सब रियलिटीज नहीं देखी? जो चाइना की हम बात कर रहे हैं या और भी वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया के लीडर्स ने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा? इंडिया ने नहीं सोचा कि हम पहले एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स ले, उसके बाद हम इंडस्ट्री पे आए? इंडिया ने उस टाइम पे ये सब चीजें क्यों नहीं सोची भाई? तो उस टाइम पे अब ये भी हो सकता है कि जो हमारे पंडित नेहरू जी थे उस टाइम पे, वही तो कमांड कर रहे थे ना। हो सकता है उस टाइम पे पंडित नेहरू जी ने कुछ ना कुछ चीज मिस करी हो उस टाइम पे। अगर हम बात करें माओ जेडोंग की, चाइना के जो लीडर थे माओ जेडोंग, तो वो चाइना को इतने अच्छे से वो मैनेज कर पा रहे थे। चाइना में पहले उन्होंने एग्रीकल्चर लिया, प्राइम मूविंग फोर्स, फिर इंडस्ट्री पे आए। तो पंडित नेहरू जी ने ये सब चीजों को एनालाइज क्यों नहीं किया? क्या वो ये सब चीजें मिस कर पा रहे थे? क्या रीजन था कि हम इंडिया ने इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स अडॉप्ट करा? अभी ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनके दिमाग में आते हैं। ये सोचते हैं कि उस टाइम पे ये लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे थे। अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में एग्रीकल्चर को ऑप्ट करना चाहिए था एज ए प्राइम मूविंग फोर्स। रीजन बीइंग कि जो इंडिया की लीडरशिप थी, उसके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर थे हमारे गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे विलेजेस को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी। तो फिर इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए तो हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत थी ना। तो लेकिन हमने एग्रीकल्चर को छोड़कर हम चले गए इंडस्ट्री की तरफ। अगर चलो बात हम ये भी मान लेते हैं कि उस टाइम पे जब 1956 के आसपास हमने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स लिया था, उस टाइम पे गांधी जी नहीं थे। मान लिया गांधी जी नहीं थे, बट गांधी जी को मानने वाले तो बहुत लोग थे ना उस टाइम पे। बहुत सारे लोग गांधी जी के प्रिंसिपल्स को तो मानते ही थे ना। वो बोलते थे कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स अच्छे थे। तो फिर उन लोगों ने आइडिया क्यों नहीं दिया? उन लोगों ने अपना गांधीज्म का आइडिया क्यों नहीं दिया? उन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हम पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे? क्यों ये सब चीजें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो मिस कर रही थी? वो अपने डिसीजंस गांधी जी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं ले रही थी? गांधीयन सोशलिज्म को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। अब ये बातें अभी भी एक्सपर्ट्स के समझ में नहीं आ रही। उस टाइम पे उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो उस टाइम के जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर लिए थे। और उस टाइम पे जो मेन पॉलिटिकल लीडर थे वो कौन थे? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इसीलिए जब इंडिया की इकोनॉमिक थिंकिंग की बात आती है तो वहां पे बात आती है नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की बात आती है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज दी है वो जवाहरलाल नेहरू जी के अकॉर्डिंग ही बनी है। तो इसीलिए आज भी नेहरूवियन इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जो उस टाइम पे इकोनॉमिक थिंकिंग है उसको नेहरूवियन इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है। अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री उठाकर देखें, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें, इंडिया का लिटरेचर पढ़ें इंडिपेंडेंस के टाइम का, या फिर हम क्रिटिक्स के व्यूज देखें, या उस टाइम के जो एक्सपर्ट्स थे उस टाइम पे जो और एक्सपर्ट्स थे उनकी बातें देखें, तो वो भी यही, उनका भी सेम यही आंसर है कि इंडिया को इंडस्ट्री की जगह एग्रीकल्चर को एज ए प्राइम मूविंग फोर्स लेना चाहिए था। और जो एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स लेते वो एक लॉजिकल डिसीजन भी होना था, बट जो इंडस्ट्री को उन्होंने ऑप्ट करा ये तो बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है, राइट। तो अब ये तो हमने बातें देख ली कि हमें इंडस्ट्री की जगह एग्रीकल्चर को ऑप्ट करना चाहिए था। तो इसके हमने अगेंस्ट बातें देखी है कि हमने इंडस्ट्री को जो प्राइम मूविंग फोर्स ऑप्ट करा है तो उसके हमें नुकसान क्या हुए हैं, उसके हमने अगेंस्ट देखे हैं। अब हमने इंडस्ट्री को ऑप्ट किया था, हमारे जो लीडर्स ने इंडस्ट्री को ऑप्ट किया था, क्यों ऑप्ट करा था, इसके रीजंस हम कल देखेंगे, ठीक है। जब आप इसके रीजंस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इनकी बातें सही थी, इंडस्ट्री को ही प्राइम मूविंग फोर्स लेना चाहिए था, राइट। अभी तक हमने क्रिटिक्स की बातें देखी है, कल हम इसके फेवर में देखेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।